अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। तकरीबन 20 घंटे बाद ईरान से बड़ी खबर आ गई है। गुज़श्ता दोपहर ईरानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर चॉपर लापता हुआ था और इस अमल को तकरीबन 20 घंटे गुजर गए। ईरानी वक्त के मुताबिक गुज़श्ता दोपहर 1:30 बजे जब यह हेलीकॉप्टर या चॉपर लापता हुआ तो उसके तकरीबन 2 घंटे के बाद यह सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। ईरानी वक्त के मुताबिक 3:30 बजे शुरू होने वाला सर्च ऑपरेशन अब अपने इख्तितामी मराहिल में पहुंच गया है और ईरानियन रेड क्रेसेंट के लोग सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर बताए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ड्रोन इमेजेस, ड्रोन फुटेजेस इशू कर दी गई हैं। इन ड्रोन इमेजेस में क्या देखा जा सकता है और उसके लिए जो एनाडोलो एजेंसी है टर्किया की, उसकी जानिब से सबसे पहले पिन पॉइंट किया गया कि हीट सोर्स डिटेक्ट हुआ है, कोऑर्डिनेट्स डिटेक्ट हुए हैं और ये हेलीकॉप्टर का रैकेज हो सकता है। मैं तमाम तर डिटेल्स इस व्लॉग के अंदर आपके सामने रखूंगा, इसकी पॉलिटिकल डायनामिक्स, इसकी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इसकी खत्ते के अंदर जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है और उसके साथ ईरान के अंदर इस वक्त क्या होने जा रहा है और आयतुल्लाह अली खामनाई की तरफ से क्या ऐलान मुतवक्के है। तमाम द डिटेल्स और पर्टिकुलरली जो डिटेल्स मैं आपके साथ एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर करूंगा वो ईरानियन एविएशन इंडस्ट्री से मुतालिक भी हैं। तो मेरे इस व्लॉग को आखिर तक देखना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं तमाम तर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मुसद्दका जो जराए से मालूमात हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैसेज तक पहुंच सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 20 घंटे इस ऑपरेशन को लगे हैं जिसमें 65 टीमों ने हिस्सा लिया। जब ये इंसिडेंट हुआ तो अच्छी बात यह है कि खत्ते के जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं उसमें टर्किया भी है, उसमें सऊदी अरेबिया भी है, उसमें इराक भी है, उसमें इजिप्ट भी है। उन सब लोगों ने वॉलंटियर करने का कहा कि हम इस ऑपरेशन के लिए अपने आप को वॉलंटियर करते हैं और फिर रेड क्रेसेंट के जो एहलकार हैं उन्होंने भी ये हुआ कैसे। देखिए जिस रीजन में हुआ है, जिस पार्ट में हुआ है, ये ईस्टर्न अजरबैजान का इलाका है ईरान का और ये माउंटेन रेंजेस यहां पर हैं। ये वेदर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, यानी स्टॉर्मी वेदर, रेनी वेदर, फॉगी वेदर और इस वेदर के अंदर इस ऑपरेशन को कंडक्ट करना, इसके मलबे तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर का पता लगाना, ये बहुत ही कठिन और दुश्वार हो रहा था। इस वजह से बहुत ज्यादा वक्त लगा और फिर रात का वक्त था। रात में रेनी, फॉगी, स्नोई वेदर में इतने चैलेंजेस को बर्दाश्त करते हुए टीमें बाहर कैफ वहां तक पहुंच चुकी हैं और तैयारी की जा रही है ईरान के अंदर कि कुछ ही देर में क्योंकि चंद मिनट्स की दूरी पर रेड क्रिसेंट बताई जा रही है और कुछ ही देर में जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं तो ईरान के अंदर एक बड़ा ऐलान आयतुल्लाह अली खामनाई की जानिब से कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हेलीकॉप्टर था ईरानी प्रेसिडेंट का, ये बेल 214 और यूएस मेड हेलीकॉप्टर था। बहुत पुराना हेलीकॉप्टर था, तकरीबन 45 ईयर्स अगो ये हेलीकॉप्टर 45 साल पुराना था और 45 साल पहले ये हेलीकॉप्टर ईरान की जानिब से प्रोक्योर किया गया था और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी इस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करते थे तवातुर से। अब बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर तो इतना सेफ नहीं होता तो फिर यही क्यों इस्तेमाल किया गया। और जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ तो उस वक्त ये कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन भी शेयर की गई कि ईरानी प्रेसिडेंट इस हेलीकॉप्टर में या चॉपर में नहीं थे। मैं आपको ये बता दूं कि 3 चॉपर्स थे, यानी ये कॉन्वॉय था, 3 हेलीकॉप्टर्स का कॉन्वॉय था। इस कॉन्वॉय में मौजूद 2 हेलीकॉप्टर सेफली तबरेज पहुंच गए, लेकिन ईरानी प्रेसिडेंट जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, मिसिंग हो गया। अच्छा, ये न्यूज इसलिए बड़ी है कि ईरान के नंबर 2 एंड नंबर 3, नंबर 2 से मुराद ईरानियन प्रेसिडेंट हिमसेल्फ इब्राहिम रईसी एंड नंबर 3 से मुराद जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है, यानी सबसे पहले आयतुल्लाह अली खामनाई, उसके बाद ईरानियन प्रेसिडेंट, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर, यानी नंबर 2 नंबर 3 रैंक के लोग इसके अंदर मौजूद थे। इसलिए ये सिचुएशन बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, बहुत गैर मामूली है और इस वक्त ईरान के शहर मशहद और कुम के अंदर दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया, दुआएं जारी हैं उनके मजहबी मकामात के ऊपर। इमाम रजा के खास तौर पे मज़ार के अंदर लोग बहुत जमा है और दुआएं कर रहे हैं। मॉर्निंग जिसको कहते हैं, लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, गिरियाजारी कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं अभी भी कि कोई खैरियत की खबर आ जाए। उसके साथ मैं आपको ये बता दूं
कि ईरान के अंदर जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, खुदा ना खास्ता अगर ये खबर ब्रेक होती है, विच इज़ लाइकली, क्योंकि ईरानियन लोकल न्यूज़ मीडिया की तरफ से और ईरानियन रेड क्रिसेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट जो मुश्तरका दिया जा रहा है, वो ये है कि देयर आर नो साइन्स ऑफ लाइफ, देयर आर नो साइन्स ऑफ लाइफ, देयर आर नो साइन्स ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की बाकी होने के कोई अलामात मौजूद नहीं है। क्योंकि जो इमेजेस मैंने देखे हैं और जो ड्रोन फुटेजेस शेयर की गई हैं, उसमें ये देखा जा सकता है कि जो हेलीकॉप्टर का जो कॉकपिट है, वो बुरी तरह से डैमेज्ड है। यानी केबिन जो हेलीकॉप्टर का जिसमें पैसेंजर सवार होते हैं, वो बुरे तरीके से डैमेज्ड है और सिर्फ हेलीकॉप्टर की टेल बची है। और जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग जब हेलीकॉप्टर क्रैश किया है तो आग जो है वो पकड़ा और उसके बाद आग शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसकी वजह से जो केबिन का जो एरिया है वो तबाह हो गया, बुरी तरीके से तबाह हो गया और इसीलिए वहाँ पर ज़िंदगी होने के इम्कानात इंतहाई मादूम हैं। अब हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार थे, इस हवाले से मुतज़ाद मालूमात है, लेकिन जो हमारी इत्तलात है उसके मुताबिक 9 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। बेल 214 के अंदर 13 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होती है, लेकिन 9 लोग इसमें सवार थे। जिसमें ईरानियन प्रेसिडेंट, जिसमें ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर और वहाँ के जो लोकल गवर्नर हैं, ईस्टर्न अज़रबैजान, ईरान के इलाके के जो लोकल गवर्नर हैं, वो भी इस हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद थे। अब जो लोग ये सवाल करते हैं हेलीकॉप्टर क्यों, तो मैं ये बता दूं कि ईरान के 30 सूबे हैं और ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का ये मामूल था कि वो साल में हर सूबे का विजिट लाजमी करते थे, यानी एक साल में 30 प्रोविंसेस। तो 30 प्रोविंसेस का ऑन रोड सफर करना, इट टेक्स एजेस, ये शायद बहुत वक्त लग जाता। और जितने एक्टिव इब्राहिम रईसी साहब थे, वो इतने ज्यादा एक्टिव थे कि ग्लोबली भी बहुत से लोगों से मिल रहे हैं, यानी चाइना जा रहे हैं, उनका लास्ट ईयर बीजिंग का दौरा फरवरी 2023 के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान अभी रिसेंटली होके गए, आज़रबाईजान के साथ डैम के इफ्तिताह के लिए मौजूद थे, रशिया के बहुत करीब हो रहे थे, इवन सऊदी अरेबिया के साथ जो टाइज़ हैं, वो बहुत बेहतरी की जानिब गामज़न थे। और ईरान, रशिया एंड चाइना, इसको वेस्ट में या अमेरिका की तरफ से ईविल एक्सिस का नाम भी दिया गया था। अब ज़ाहिर है इसमें जो है ना कंट्रोवर्सीज़ बहुत सारी हैं। मैं एविएशन इंडस्ट्री से मुतालिक जो बात मैं पहले बता दूँ और उसके बाद फिर मैं ट्रांज़िशन ऑफ पावर की तरफ आता हूँ। सिंस 2020 यानी 2020 से ईरानियन एविएशन इंडस्ट्री इस कदर खतरनाक है कि वहां पर 20 तबाहकुन हादसे हो चुके हैं। गुज़श्ता साल एक हादसा हुआ जिसमें ईरान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए। 1200 से ज़ायद लोग जान की बाजी हार चुके हैं। ये एविएशन इंडस्ट्री का हाल है और उसकी बहुत बड़ी वजह, उसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल अमेरिका है। इन आइदर केस मुझे तो अमेरिका रिस्पॉन्सिबल नजर आता है। अगर तो ये कंट्रोवर्सी है, कॉन्स्पिरेसी है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं मौसम की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, इसमें कोई इजराइल या अमेरिका मुलविस नहीं था। तो ये हेलीकॉप्टर इतना पुराना क्यों था जिसमें ईरानियन प्रेसिडेंट, इतने टॉप ऑफिशियल जो आयतुल्ला खामनाई के बाद उनके सक्सेसर हो सकते थे, वो ट्रेवल कर रहे थे? उसकी वजह ये है कि यूएस ने सैंक्शंस रखी है ईरान के ऊपर कि ना तो वो कोई जो क्या उसे कहते हैं कि तैयारे ले सकता है और ना ही स्पेयर पार्ट्स जो है वो इंपोर्ट कर सकता है। तो एयरक्राफ्ट्स को लेने और उनके स्पेयर स्पेयर पार्ट्स को प्रोक्योर करने पर पाबंदी थी, इसलिए 45 इयर्स अगो इतना पुराना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया। और बेल 214 साख्ता कोई बहुत ज्यादा नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, शायद यही वजह है कि उस मौसम के अंदर कॉप अप नहीं कर सका। और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो चॉपर के साथ इंसिडेंट जुड़ा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी और भी कबाहतें, बहुत सारे और भी जो है वो मामलात हैं। यानी कि ये जो चॉपर और फिर ईरान के 30 प्रोविंसेस जहाँ का विजिट और ये सब मामलात थे, तो ये कोई इटसेल्फ ईरान की अपनी चाहत नहीं थी कि इसी को इस्तेमाल करे, बल्कि उसकी मजबूरी थी, बामरे मजबूरी जो है वो इस चॉपर को इस्तेमाल किया जा रहा था, जो एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है ईरानियन प्रेसिडेंट की इस डेथ की। अच्छा, अब जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है, उसमें ये बताया जा रहा है, जैसे आयतुल्ला खामनाई ने ऐलान किया कि इसमें कोई इंस्टेबिलिटी की तरफ मुल्क नहीं जाएगा, जो स्टेट अपरेटस है वो फंक्शन करता रहेगा, काम करता रहेगा। अब ट्रांजिशन ऑफ पावर के लिए जो सबसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अगर तो यौम हुज़न का ऐलान कर दिया जाता है आज और यानी गम का दिन मनाया जाता है, फौरी तौर पर ट्रांजिशन ऑफ पावर के लिए वो लोग रेडी हैं। वाइस प्रेसिडेंट विल अज्यूम चार्ज एज अ प्रेसिडेंट, यानी वो कायम मकाम प्रेसिडेंट होंगे और उसके बाद 50 डेज का वक्त होगा कि जिसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कराए जाएंगे। वैसे तो अगले साल इलेक्शंस वैसे ही लाइकली होने थे और उसमें इब्राहिम रईसी साहब के कभी इम्कानात थे कि दोबारा री इलेक्ट हो जाएंगे एज ए प्रेसिडेंट, लेकिन अब अगर वो उनके हवाले से खबर आती है कि इज नो मोर,
तो दोबारा इलेक्शंस 50 डेज के अंदर होंगे और कायम मकाम जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कायम मकाम प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और उसके बाद जो है ज़ाहिर है ट्रांजिशन ऑफ पावर, और ट्रांजिशन ऑफ पावर कोई ईरानीज़ के लिए कोई नई बात नहीं है। 1981 में भी उनके प्रेसिडेंट जान की बाजी हार गए थे। उस वक़्त जो अभी आयतुल्ला अली ख़ामनाई हैं, वो प्रेसिडेंट बने थे। फिर 2006 के अंदर जो उनके रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के सरबराह हैं, उनकी मौत हो। फिर आयतुल्ला ख़ुमैनी की मौत हो, जिसके बाद आयतुल्ला अली ख़ामनाई आए। तो ट्रांजिशन ऑफ पावर जो है, ईरान के लिए कोई बहुत नई बात नहीं है। ईरान इज़ वेरी रेज़िलिएंट नेशन, और आई होप कि वो इस सिचुएशन से, जो बड़ी तकलीफ-दह सिचुएशन है, इससे भी कोप अप कर लेंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।